नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज हम बात करेंगे ऐसे किसानों से जिन्होंने जैविक खेती को अपनाकर उस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। दरअसल आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड में आए थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में एक जैविक प्रदेश बनने का पूरा मादा है। लेकिन सवाल यह है कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं और कितनी जल्दी अपने प्रदेश को एक जैविक प्रदेश बनाते हैं। आप सोचिए, सिक्किम जैसा राज्य जिसकी आबादी 6.5 लाख है, 2016 में ऑर्गेनिक स्टेट के तौर पे सर्टिफाइड हो गया। अब सवाल यह है कि हम 1.25 करोड़ उत्तराखंडी अपने प्रदेश को ऑर्गेनिक स्टेट कब तक बना पाते हैं। लेकिन जो लोग ऑर्गेनिक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, दूसरों की भी मदद कर रहे हैं, देवभूमि डायलॉग की ओर से मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और बस इतना ही कहना चाहता हूं, आपका ये प्रयास एक दिन मेरी देवभूमि की तस्वीर और तकदीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाएगा। और आज इस चर्चा पे मेरे साथ दो खास मेहमान, दो प्रगतिशील किसान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं अनिल पांडे। बहुत लंबे समय से आप जैविक खेती के लिए काम कर रहे हैं, ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। और एक बहुत ही प्रगतिशील किसान नरेंद्र सिंह मेहरा जी मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत नरेंद्र सिंह मेहरा जी आपसे करना चाहूंगा। थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करिए हमारे बाकी दर्शकों के लिए। आपने कैसे शुरुआत की, क्यों आपको लगा कि अब समय आ गया कि हमें जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। देवभूमि डायलॉग के माध्यम से आज आपने हमें मंच दिया और अपने उन किसान बंधुओं से वार्ता करने का एक मौका दिया। दरअसल मैं भी आपने नाम लिया प्रधानमंत्री मोदी जी का। वास्तव में उनकी जो पहली पारी थी वो आए केदारनाथ, और केदारनाथ से उन्होंने घोषणा की थी कि मैं उत्तराखंड को एक जैविक प्रदेश के रूप में देखना चाहता हूँ। लेकिन उसी दिन से मैंने अपना मन बनाया कि जब देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी सोच हमारे प्रदेश के लिए रख सकते हैं तो क्यों ना हम सभी लोगों को इस दिशा में आना होगा। देखिए, दरअसल में अगर हम 60 या 65 या 70 साल पीछे लौटे तो हम बिल्कुल पूर्ण रूप से जैविक ही, यानी कि हम हमारे जो भी अनाज पैदा होते, जो भी फल फूल पैदा होते, साग सब्जियां पैदा होती, वो वास्तविक रूप से प्राकृतिक थी। आज अगर हम जैविक खेती कहें या प्राकृतिक खेती कहें, बात दोनों एक ही होंगी, क्योंकि जब हम जिस चीज में प्रकृति प्रदत्त जो भी चीजें हमें प्रदान प्रकृति करती है वह जैविक होता है। और अगर हम उन चीजों में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं या फिर हम उसमें रासायनिक खादों के साथ साथ जहर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो वो कीट को जितना नुकसान करता है उससे कहीं अधिक नुकसान हम लोगों को करता है। आप देख रहे होंगे कि बहुत लंबे समय से हम लोगों के बीच में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आम जन तक फैल रही हैं। छोटी मोटी बीमारियों में अगर हम कहें, ये ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया या हार्ट अटैक हो गया, कई कई बीमारियां आज हमारी छोटी छोटी एज के लोगों तक हो रही है। एक बात। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने ज्यादातर भावरी क्षेत्र की बात करूंगा, तराई की बात करूंगा, हम लोगों ने अपनी जमीनों को बहुत जहरीला कर दिया है। हमने अनियंत्रित मात्रा में इतनी खादों का प्रयोग उसमें कर दिया, इतना पेस्टिसाइड का प्रयोग कर दिया, इतना रसायनों का प्रयोग कर दिया कि आज उस जमीन ने हमारी जो भूमि माता है वो खुद इतनी जहरीली हो चुकी है, तो उससे पैदा होने वाला अनाज कहाँ शुद्ध होगा। तो आज हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम इस प्रदेश के किसान हैं, क्यों न हम उस अन्न को पैदा करें जो हमारे परिवार के साथ साथ देश के कोने कोने तक जहां भी हमारा अनाज जाता है वो शुद्ध रूप से जाए। उत्तराखंड की तो अगर हम बात करें तो पूरे देश में वहां का अनाज स्वतः ही जैविक माना जाता है। तो उस प्रदेश में रहने के साथ साथ हमें इस दिशा में आना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा मेहरा साहब कि हमारा प्रदेश ना बाय डिफॉल्ट मैं कहूंगा जैविक है। हम लोग आज भी गोबर का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह मैं देखता हूं आजकल खाद बनाने का काम चल रहा है, ऐसे कई हैं। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और अनिल पांडे जी को इस चर्चा में शामिल करता हूं। पांडे जी, आपने लगभग कितने लोगों को अब तक जैविक प्रशिक्षण दिया है? सर, अभी तक मेरे द्वारा लगभग 8,000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
और अभी भी ये क्रम जारी है। डेली ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू है एनजीओ के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से, विभाग के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को जैविक की तरफ जोड़ने का मुहिम जारी है। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आपके पास? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा था। शुरू शुरू में तो थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन आज किसान भी अवेयर हुए हैं और जो उपभोक्ता हैं वो भी अवेयर हुए हैं। सब लोगों को शुद्ध अनाज की ज़रूरत है और इस कोरोना काल में तो और भी ज़्यादा ये चीज़ महत्वपूर्ण हो गई है। तो काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, नए नए शहर के लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं और ग्रामीण भी जुड़ रहे हैं। तो जैविक निरंतर अपनी प्रगति की तरफ है। अच्छा, एक बात और बताइए पांडे जी, जो ये कहा जाता है कि साहब जब हम उत्पादकता की बात करते हैं या उत्पादन की बात करते हैं, रासायनिक हम इस्तेमाल करते हैं, यूरिया इस्तेमाल करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम जैविक की बात करते हैं, वो प्रोडक्टिविटी की क्या स्टेटस है, मतलब किस तरह से आप देख रहे हैं? सर ये बात तो सही है कि थोड़ा सा उत्पादन में कमी आती है, क्योंकि पूर्णतः किसी भी भूमि को जैविक करने के लिए 3 सालों का वक्त लगता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो हम किसानों से कहते हैं कि पहले साल आप यूरिया, डीएपी या रसायन का प्रयोग 25% कम कीजिए, जैविक को बढ़ाइए। दूसरे साल फिर उसको रसायन को घटाइए और जैविक जो भी खादें आती हैं उनको बढ़ाइए। और तीसरे साल में हम पूरी तरह से जैविक भूमि को पूरा सुधार चुके होते हैं और उससे जो भी उत्पादन निकलता है वो पूर्णतः शुद्ध होता है और मार्केट में बिक्री के लिए भी तैयार होता है और उसकी गुणवत्ता भी बहुत अधिक होती है। अच्छा मेहरा साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि जो किसान की जो लागत है, यानी खेती में जो काम करने की लागत है, वो लगातार बढ़ती जा रही है अगर आप देखेंगे, और उस पैमाने पे उसको उसका दाम नहीं मिल पाता। अगर हम जैविक अपनाते हैं तो क्या ये बजट कम होता है, यानी लागत कम हो जाती है? निश्चित ही अगर हम बिल्कुल सही बात है सर। अपनाते हैं लेकिन एक मिनट पांडे जी, मेहरा जी को जवाब देना है। मेहरा जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल मैं आपको बताऊं, शुरुआत के जो 3 वर्ष होते हैं हमारे, वह जरूर कहीं ना कहीं कठिन दौर से गुजर सकते हैं और उसमें किसान को डगमगाना बिल्कुल नहीं है, अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो अब मैं जो परिणाम देख रहा हूं, मैं इतना उत्साहित हूं भट्ट जी। कभी अगर मौका अगर मिलेगा तो आप देखेंगे कि 3 साल के बाद कितने गजब के रिजल्ट आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि हमारे पास एक नीम का वृक्ष हो और एक गाय हो, तो मैं 10 एकड़ भूमि को बिना खर्चे के उससे अनाज पैदा कर सकता हूं। और अब आप लगाइए, 10 एकड़ जमीन में कितना रासायनिक खादों का खर्च होता होगा, कितना बीजों का खर्च होता होगा। ये सब खर्चों को हम बचा सकते हैं, बहुत कम में बचा सकते हैं। कारण क्या है कि देखिए, हम लोग यहाँ पर नहीं, बैठे आप हैं, कैसे हम करते हैं? जैविक आपने खेती बड़ी की बात बहुत करते हैं, तो इंटरेस्टिंग जैविक बात कही मेहरा जी। आपने कहा एक नीम का पेड़ हो और एक गाय हो। और एक थोड़ा सा गाय। बताइए इससे कैसे जी, करते हैं आप इसमें? देखिए सर, गाय जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये गौ माता जिस दिन हमारी इस धरा में आती है, बच्चिया बन के भी आती है, उस दिन से वो देना ही शुरू करती है। और जब वो प्राण भी त्याग देती है ना सर, तो उसके बाद भी गाय हमें कुछ न कुछ दे जाती है। यानी कि जो अवशेष होते होंगे, वह भी इस धरा को, इस जमीन को जीवाणु के रूप में खाद दे जाती है। उसका गोमूत्र, उसका गोबर अमृत तुल्य है, यह अब हम समझ गए हैं और इसे पहले समझने की जरूरत थी। आपने और इसका जहां तक प्रयोग किया नीम है? की आपने पत्तियों की मैं प्रयोग बात, किया है? बिल्कुल मैं प्रयोग, सर जब आप आएंगे मेरे वहां, आप नीम अर्क कहता हूँ उसे, मैं नीम के पत्तियों का जो अर्क निकालता हूँ उसे नीम अर्क कहता हूँ। और गोमूत्र का और उसका एक तालमेल मिलाता हूँ। मेरे साथ क्या है कि मैंने अभी, जो आपने कुड़ाप जल नाम सुना होगा, मेरे मित्र हैं ये अनिल जी, आज साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अनिल की और मेरी जोड़ी को जैविक जोड़ी के रूप में बाहर के लोग जानते हैं। अच्छा। और मेरे एक मित्र और हैं, वो उनका नाम है आनंद मणि भट्ट, मेरे बहुत अच्छा वो भी छोटा भाई है। देवभूमि डायलॉग में आ तो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरा छोटा भाई समझिए उसे। तो हम लोगों का एक ऐसा, वो कुड़ाप जल का काम कर रहे थे वहां पे। कुड़ाप जल का मतलब है, विभिन्न वनस्पतियों को हम ड्रम में लेते हैं और उनका जो अर्क निकालते हैं, उसमें मैं विभिन्न प्रयोग कर रहा हूँ। मैं गारंटी ले रहा हूँ सर, नीम का वृक्ष और गाय जिसके जिसके घर पर होगी, वो व्यक्ति बहुत आसानी से जैविक खेती को आगे ले जाएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, बीजों पे बता रहा हूं, हम बीजों पे कैसे पैसा बचा सकते हैं। जब हम जैविक खेती की बात करते हैं ना सर, तो उसमें हमें हाइब्रिड बीजों की कोई जरूरत नहीं है। हमको जरूरत अगर है तो उन बीजों की जरूरत है जो किसान परंपरागत रूप में, जो हमारे पास सुरक्षित बीज हैं, उनको संरक्षित करना है। उन्हीं बीजों को मतलब परिशोधित करके उनका इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए किसी किसान के पास अगर मक्का का बीज है, किसी के पास धान का बीज है, किसी का मंडुए का बीज है,
हम लोग आपस में अगर जिस दिन हमारा ये तालमेल शुरू हो जाएगा कि आप मक्का का बीज दीजिए, तो ये सब करेंगे तो बीज हमें बाजार से मोल लेने ही नहीं होंगे, खाद हमें मोल लेनी ही नहीं है, और तो अपने आप ही खर्चा बहुत घटेगा सर। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इसको हम आगे लाते हैं तो बिल्कुल मुनाफे का सौदा है। और एक बात मैं आपको और कहूंगा, आज बात होती है जैविक खेती, जैविक किसान, जैविक खेती, जैविक किसान। क्या आपने कभी गौर किया, जैविक उपभोक्ता की तो बात ही नहीं आ रही है। बात आज जैविक उपभोक्ता की आनी चाहिए। हमें जैविक किसान तैयार करने से पूर्व हमें जैविक उपभोक्ताओं को जागरूक करना है, क्योंकि उनको बताना है कि ये चीज क्या है, क्यों जरूरी है। जिस दिन हमारे पास जैविक उपभोक्ता हो जाएंगे, उस दिन हमें किसी मंडी का मुंह नहीं ताकना होगा। उस दिन हमारे पास डिमांड होगी, जिस चीज को हम बोल रहे हैं उसकी इतनी जबरदस्त डिमांड हमारे पास होगी कि वह अनाज बहुत आराम से उठेगा और बहुत ठीक ठाक कीमत में। मैं कभी ये भी नहीं कहता हूं। मैं आपने एक और लार्जर पॉइंट उठाया कि साहब हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, हमें जैविक जो इस्तेमाल करेंगे जैविक उत्पाद उनकी भी हमें उपभोक्ता तैयार करने। और मैं समझता हूं जिस तरह के हालात इस देश के सामने बने हैं, आने वाले समय में लोग जैविक की ओर रुख कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर रुख करेंगे भी। एक और बात यहां पर अनिल पांडे जी ये आती है कि जो आजकल बीमारियां लग जाती हैं, चाहे साग सब्जियां, इनको क्या जैविक में इसका समाधान है? जी सर, बिल्कुल समाधान है। अगर हम शुरू से ही, अगर जब से हम भूमि उपचार करते हैं, भूमि में जुताई प्रारंभ करते हैं, तभी से हमें इसकी देखरेख करनी पड़ेगी। तो निश्चित ही अगर हम शुरुआत से लेकर मॉनिटरिंग करेंगे और समय समय पे गौमूत्र और जो भी हमारी खाद है और रसायन, जैविक रसायन जो हम प्रयोग करते हैं, उनको हम शुरू से ही अगर उनको इस्तेमाल करेंगे तो कीट बीमारी हमारे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और निश्चित ही हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। नीम का, जैसा कि अभी बेहरा जी से भी पूछूंगा, नीम का किस तरह से फायदा होता है? जैसे हमने नीम कोटेड यूरिया शुरू किया, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि नीम किस तरह से फायदेमंद रहता है? सर नीम का तो बहुत विभिन्न प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। नीम अर्क हम घर पे ही बना सकते हैं, उसको उबाल के उसका जो अर्क निकलेगा उसका स्प्रे कर सकते हैं, या गौमूत्र में हम नीम के पत्तों को और भी अन्य, जैसे पहाड़ों में अपना सिसौन बिच्छू घास मिल जाती है और बकैन हो गई, कोई भी ऐसे पत्ते जो पशु नहीं खाते हैं और जिनमें से खुशबू आती है, उन पत्तों को अगर हम गौमूत्र में 7 दिन तक भिगाते हैं और उसका हम अगर लिक्विड 1:10 के रेशियो में हम स्प्रे करते हैं, तो बिल्कुल वो कीटनाशक का काम करता है और हमारी फसल को कीड़े से बिल्कुल बचाता है। ओके, मेहरा जी, थोड़ा जो आपने अपने खेतों में प्रयोग किया है उसका अनुभव हमसे साझा करिए। जी, मैं आपको बताऊंगा। अभी जो नीम वाली बात आई थी ना सर, आपने नीम कोटेड यूरिया का नाम लिया, और मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ कि अब यूरिया हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। यूरिया को इसको ला गया है, शीशी में लाया है। तो मैं जहां तक नीम की बात करूंगा सर, इसको इस्तेमाल करने के अपने अलग अलग तरीके हैं। तो मेरा जो तरीका है वो तरीका यह है कि मैं इसके अर्क को निकाल लेता हूँ नीम के, और इसको हम क्या करते हैं कि समय समय पर इसका इस्तेमाल करते हैं। गौमूत्र का मेरा जो रेशियो है, जो 15 लीटर की एक टैंकी होती है, उसमें 1 लीटर नीम अर्क और 1 लीटर गौमूत्र इस तरीके से बना के समय समय पर हम अंतराल में डालते हैं। लेकिन जो आपने अभी इससे पहले पूछा था कि क्या हम रोग और कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए मैं बताऊं आपको, हमारे पास ब्यूवेरिया बेसियाना और मेटारिज्म 2 ऐसी चीजें हैं जो हमारे विभिन्न प्रकार की कीटाणुओं को फसलों तक आने से रोकती है। और जहां तक हम जैविक की बात करें सर, हम किसी भी प्रकार के कीट को मारते नहीं है, चाहे वो हमारा मित्र कीट हो या हमारा शत्रु कीट हो। हमारा काम जैविक में क्या है, कीटों को बचाना है, दोनों को बचाना है, लेकिन अपनी फसल तक आने से रोकना है। और ये इसी से हमारा जो एक प्रकार से इको फ्रेंडली जिसे हम कहेंगे, क्योंकि जो इस जीवन में है ना, चाहे शत्रु भी है उसको भी जीने का हक है और मित्र कीट को भी हक है। हम इस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि दोनों प्रकार के कीटों को नुकसान किए बिना उनको अपनी फसल तक आने से रोकना, ये हमारा उद्देश्य है सर। ओके, आपने खेतों में क्या क्या प्रयोग किया अभी? जी, मैं मेन रूप से जो भी मैं गेहूं बोता हूँ और सब्जियां बोता हूँ, धान बोता हूँ, इनमें एक कोड़ाबजल का नाम आपने शायद जरूर सुना होगा, जानते भी होंगे इसके बारे में, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद है, उन्होंने एक संजीवनी के रूप में वेस्ट डिकम्पोजर जो निकाला है, उसको भी मैं अमृत मानता हूँ, भूमि के लिए अमृत है। इसके साथ मिलाकर हम लोग नीम अर्क को भी इसके अंदर ला सकते हैं, गौमूत्र को उसके अंदर ला सकते हैं, और उसके साथ साथ
जो ये अपना कुणाब जल है, इन सबको समय समय पर अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं और उसके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। सर, इस बार मैं इतना उत्साहित हूँ कि मैं किसी भी चीज को मैं जब डाल रहा हूँ तो मैं इतना, मतलब जो काम कोई यूरिया, एनपीके, डीएपी नहीं कर सकती है, उस काम को ये सब रासायनिक चीजें कर रही है। इसमें मेरा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। मात्र 200 लीटर ड्रम को एक लिक्विड बनाने में जो खर्च होता है, 200 लीटर का ड्रम, उसमें हम 2 किलो गुड़ का हमारा खर्च आता है। हम्म। ज्यादा ज्यादा 80 रुपये, आप समझ सकते हैं। अब हम अगर हम 80 रुपये में 1400 रुपये की अगर डीएपी तैयार कर ले रहे हैं तो ये हमारी बचत की तो है ना। ठीक बात है। नहीं, जी। लेकिन अनिल पांडे जी, अब एक और बात तो आती है कि आपने कहा कि साहब शुरुआत में आपके प्रोडक्शन में कमी आएगी, क्योंकि किसान को ये भी लगता है, क्योंकि देखिए हमें एक बहुत बड़ी आबादी को फीड भी करना है, बहुत बड़ी आबादी के लिए हमें भोजन की व्यवस्था भी करनी है। तो कहीं आपने प्रयोग किया है कि साहब धीरे 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 इसकी उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होती है, यानी पहले साल से ज़्यादा होता है, दूसरे साल से ज़्यादा होता है, तीसरे साल से ज़्यादा होता है, इस तरह के कई प्रयोग आपने किए हैं? जी निश्चित ही, अगर हमें इस धरा से, इस भूमि से निरंतर अगर हमें उत्पादन लेना है तो हमें जैविक पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ते जा रही है और भूमि की जो उत्पादन क्षमता है वो निरंतर घटती जा रही है। क्योंकि अब पंजाब और हरियाणा जो सबसे ज़्यादा अन्न उत्पादन वाले प्रदेश माने जाते थे, वहाँ निरंतर पेस्टिसाइड और अनाधुंध रसायन के प्रयोग से उनकी जो उत्पादकता घटते जा रही है। तो अब वहाँ तो ये हाल है कि अब वहाँ के ऊपर की मिट्टी हटा के नीचे सनई ढैचा और जैविक विधियाँ, गोबर और अन्य जो जैविक खाद्य आ रही है उनके द्वारा उन्होंने खेती प्रारंभ कर दी है। हम लोग तो उत्तराखंड से हैं, हमारी तो भूमि में वैसे भी कार्बन की अधिकता है और यहाँ पर आसानी से जैविक खेती की जा सकती है। और हमारी अभी जब जो हमारी भूमि है उसमें व्यक्तियों की संख्या बहुत अच्छी है। लगभग एक चम्मच मिट्टी में लगभग 10 अरब बैक्टीरिया होते हैं, जो कि यहाँ पर अभी तक पूरी तरीके से सही चल रहे हैं। और तराई वाली बेल्टों में थोड़ा कम हो गए हैं, वहाँ पर रसायन ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर बढ़ती जनसंख्या के लिए निरंतर उत्पादन लेना है तो हमें भूमि को जैविक तरीके से ही ट्रीट करना पड़ेगा और जैविक विधियाँ अपनाकर ही उत्पादन लेना पड़ेगा। अच्छा, और अभी जो उससे आप ही जैविक हम उत्पाद बनाते हैं निरंतर, उसका बाजार में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? सर लोकल मार्केट में तो उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। हमें महानगरों से बहुत से कॉल आते हैं कि यहाँ पर हमें शुद्ध चीज़ दिलवा दीजिए, और महानगरों में अच्छे रेट हैं। लेकिन हल्द्वानी या उत्तराखंड या देहरादून जैसी सिटीज़ के लिए भी जो अवेयर वर्ग है, जो समझता है, वो एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के लिए तैयार है और ले भी रहा है। हमें निरंतर फ़ोन आते हैं। मैं भी थोड़ा मार्केटिंग में थोड़ा किसानों की मदद कर रहा हूँ और अच्छे अच्छे लोगों तक जैविक उत्पाद पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे मुहिम बन रही है। कोरोना काल में तो और भी इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो मिली है। अब नहीं, अब लोग आप चाह रहे फर्क हैं कि क्या हमें होता है शुद्ध ना, उत्पाद। मान लीजिए एक आलू 5 रुपए किलो है, अब जैविक का आलू 20 रुपए किलो हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि मैं 15 रुपए ज़्यादा क्यों क्यों। अब उस बहस पे न जाए, इससे स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ता है, आने वाले समय में कितना नुकसान होगा, जब हमारी तबीयत खराब होगी हम अस्पताल में जाके कितना पैसा भरेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये जो गैप है 5 से 20 का, इसको कुछ, इसमें कुछ संतुलन लाया जा सकता है? हाँ पांडे जी, मेहरा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं बताऊं सर। हाँ प्लीज आप बताइए। हेलो। हाँ मेहरा जी बताइए। आवाज आप मैं बता रहा था ना, संतुलन लाने की बात है। मैं हमेशा, मेरा मानना यही है, जब हमारे बीच से दलालों की संख्या कम हो जाएगी और हम डायरेक्ट उपभोक्ता और उत्पादक आपस में एक लिंक बना लेंगे तो दोनों को फायदा होगा। जहां पे उसको 5 रुपए, मतलब हमें 5 रुपए खेत से मिलता है और उनको 20 रुपए में खरीदना पड़ता है, तो क्यों ना हमारे पास ऐसा लिंक हो ना। मैं तो उस कॉन्सेप्ट पे जाना चाह रहा हूँ, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है उसी तरीके से फैमिली फार्मर, अगर जिस दिन एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, नरेंद्र सिंह के पास 10, 15, 20 ऐसे मतलब हमारे पास ऐसे ग्राहक होने चाहिए शहर के अंदर, जिनकी पूरी रसोई की जिम्मेदारी मेरे को, उसी तरीके से अनिल जी के पास हो और तीसरे के पास। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत अच्छे रेट में अच्छी मतलब क्वालिटी वाली चीज, जैविक चीज, प्राकृतिक चीज अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं, हमें फायदा होगा। मैं अभी आपको बताऊं, मैंने आलू पैदा किया और एक ट्रायल था मेरा, बहुत अच्छा था। जब मैं उसे बाजार में बात किया ना सर, तो उन्होंने बोला 6 रुपए किलो दोगे, तो मैंने मना किया। मैं 6 रुपए किलो अपनी जैविक आलू क्यों दे देता। तो ये एक बात है कि हल्द्वानी शहर में लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और जिस दिन हम लोगों को एक, इसमें आप लोगों की बड़ी भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आपके प्रोग्राम को आज पहली बार नहीं हूँ,
मैं आपके सारे प्रोग्रामों में रहता हूँ, आप पिथौरागढ़ से कहाँ कहाँ तक चले गए हैं। तो क्या हम आपको लगातार देख रहे हैं और आपके कामों को इस तरीके से, जैसे आप लोग किसानों को जोड़ के आपने एक मुहिम चला रखी है, और उसी जोश से अगर हम और आप जुड़ के चलेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, हम हमें 20 रुपया 25 रुपया लीटर दूध, हम जब अपनी सहकारी समिति पर दूध कलेक्शन में सेंटर में जमा करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 20-30 रुपए के बीच में हमें दूध का 1 लीटर का रेट मिलता है। अगर वो मार्केट में उपभोक्ता खरीदता है तो 50 रुपए से ऊपर चला जाता है। ठीक बात है। तो मैं हमेशा, मेरा मानना है कि उपभोक्ता को 50 से नीचे लाना होगा, और जो उत्पादक है उसको भी रेट बीच में मिलेगा। तो ये तभी संभव होगा लेकिन जब हमारे बेरा जी, बीच आपने से कितनी बिचौलियों की। इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा फैमिली डॉक्टर, आपने कहा फैमिली फार्मर का कॉन्सेप्ट इस देश में आना चाहिए। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, इतनी नायाब सोच आपने आज देवभूमि डायलॉग में रखी है। और मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे पास अपने मित्रों के पास, इष्ट बंधु बांधवों के पास एक फैमिली डॉक्टर होता है जिसपे हम पूर्ण भरोसा करते हैं कि वो हमारी स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, उसी तरह से अब समय आ गया है कि हमें एक फैमिली फार्मर की भी जरूरत है जो हमारे खान पान की रक्षा करेगा। क्योंकि आने वाले समय में और वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती है जो अशुद्ध खान पान हमारे जीवन में आ गया है, जो हमें ना सिर्फ बहुत कमजोर कर रहा है बल्कि हमारे शरीर को बहुत बीमार बना रहा है। मेरा साहब, इसमें एक और पॉइंट जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि हमें थोड़ा ये भी सोचना होगा। जैसे मान लीजिए मेरा एक गांव है, मैं अपनी माताजी से ये चर्चा कर रहा था कि ईजा अगर हमारे पूरे गांव वाले, अगर केवल, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा बहुत अदरक अच्छी होती है, अगर पूरे गांव वाले जी, अगर जी, जी। अदरक लगाएं तो उससे क्या होगा, एक तो खरीदार आपके घर में आ जाएगा, आपको कीमत भी ठीक मिल जाएगी, और उस खरीदार का फायदा क्या होगा, जी। उसको वॉल्यूम में यानी ज्यादा क्वांटिटी में अदरक एक जगह पे मिल जाएगी। आपको लगता है कि ये जी। हमें कलेक्टिव फार्मिंग की ओर भी बढ़ना पड़ेगा ताकि हम बड़े वॉल्यूम पे बिल्कुल। उत्पादन करें? जी सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक गांव एक प्रोडक्ट, ये भी हमें लाना होगा। जिस जगह में गेहूं बहुत अच्छा होता है वहां के किसान अच्छा गेहूं पैदा करें, जहां उड़द बहुत अच्छी होती है वहां के किसान उड़द अच्छी पैदा करें। और जो अदरक वाली बात आपने कही, मेरे को एक बात याद आ रही, मैं उसको आपके सामने लाना चाहूंगा। आपके पास तो बहुत जानकारियां रहती हैं आप, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे वहां अदरक का बीज कितने करोड़ का आया हुआ उत्तराखंड में, आपको पता है सर? ना, मुझे नहीं मालूम। 20 करोड़ की अदरक उत्तराखंड में बीज के ले आई है। और मैं बार बार 3 वर्षों से जोर दे रहा हूं कि क्यों ना हमारे किसानों से अदरक का बीज तैयार किया जा रहा है। हमारे पास सीड हब क्यों नहीं बनाए जा रहे? हमारे पास ऐसे ऐसे किसान हैं, ऐसे ऐसे गांव है जहां अदरक बहुत अच्छी होती है। हमारा अदरक उत्तराखंड में ही पैदा हो, यहीं के प्रजाति का अदरक हो, और यहीं के किसानों को दिया तो जाए, बेहरा तो जी, दोनों को जितना फायदा हमें होगा। याद है अच्छी कि अदरक उत्तराखंड में। हमारे यहाँ अदरक लगाते थे, थोड़ा जो काम में आती थी बाकी को जमीन में गाड़ देते थे और बाद में फिर उसको दोबारा जी। से लगा देते थे। जी। जी। तो आज 20 करोड़ की अदरक कहां से आ रही है? असम और मेघालय से आ रही है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि जो अदरक पूर्वोत्तर में बहुत अच्छी होती है वो हमारे उत्तराखंड में भी हो जाए, जरूरी नहीं है सर। तो मेरे को तो, हमें क्या करना है, अगर जैविक खेती करनी है तो यहाँ का जो हमारा जो बीज है ना सर, उत्तराखंड का बीज, उसी बीज को हमने आगे बढ़ाना है। किसी किसान के अदरक को आगे लाना है, किसी मक्का को आगे लाना है, किसी के चने को आगे लाना है। इस तरीके से हमें आगे आना भाई। ये तो, ये वाली बात रही सर कि जो आपने बहुत अच्छी बात की, एक गांव में अगर अदरक का ही कारोबार होगा तो वहां के, जैसे गोलापार में एक बार टमाटर की क्रांति आ गई, लोग बाग बहुत आगे गोलापार तक क्या, पहुंच अगर गए थे कोटाबाग टमाटर में के भी बाद। देखो बहुत बड़े पैमाने जी। पे टमाटर हुआ। जी। जी। शुरुआत होती है सर इसकी, एक जगह से शुरुआत होती है, खिसकती जाती है, गोलापार में टमाटर खराब होने लग गया। अब गोलापार में टमाटर की खेती बहुत मुश्किल हो गई है सर। उसी तरीके से हमें बदलाव लाने होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है सर, एक चीज मैं आपसे लास्ट में कहूंगा, बहुत जब कार्यक्रम खत्म होने वाला होगा उस समय मेरे से पूछेगा, तो एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपके माध्यम से अपने किसानों तक पहुंचाना चाहूंगा। अब थोड़ा अनिल से बात कर लीजिए अच्छा, सर। आपने मैं देख रहा था कोई चावल की आपने प्रजाति डेवलप की क्या? जी। 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 क्या था उसके बारे में थोड़ा सर, डिटेल से बताइए। ब्लैक राइस। हाँ ब्लैक सर, राइस। ब्लैक राइस एक ऐसी चीज है ना सर, जिसको हम हर्बल ब्लैक राइस, काला काला चावल, अच्छा। काला चावल की खेती सर वो चाइना में होती थी। चाइना से पूर्वोत्तर राज्यों से होता हुआ छत्तीसगढ़ और हमारे झारखंड वाले प्रदेशों में हो रहा था। आज से 2 साल पूर्व इसकी कीमत इतनी अधिक थी कि इसका 1850 रुपए में किलो में भी बीज अवेलेबल नहीं हो पाता। तो मैंने बहुत कोशिश की कि उत्तराखंड के हमारे अधिकारी लोग हमें दें, तो नहीं कर पाए। तो मैंने एक व्यवस्था की सर, 150 ग्राम बीज मैंने मंगाया।
अपने मित्र से, और आज उत्तराखंड में ब्लैक राइस को लाने वाला मैं पहला किसान हूँ। और वो इतनी बढ़िया, मतलब उसमें इतनी मेडिसिन, इतनी अच्छी पावर है, ब्लड ब्लड शुगर से लेकर तमाम हमारे पास जो छोटी मोटी जितनी बीमारियां होती हैं उसके लिए रामबाण है। और जिसको आजमाना है वो आजमाए, बीपी और शुगर के लिए उसको लोगों को मेहरा आजमाना जी, चाहिए। उसके बाद आपने ना बड़ी बहुत इंटेलिजेंट बातें आपने कही हैं। अब दिक्कत क्या जी। होती है, हम कह तो देते हैं, लेकिन जो पहाड़ में हमारे युवा साथी रहते हैं वो कई बार नाराज भी हो जाते हैं कि साहब, एक तो हमारे पास आपको पता है कि छोटे छोटे खेत हैं, बल्कि हम मेड़ कह दें उनको, छोटे छोटे मेड़ हैं, और वो फिर क्या है, एक भाई का इधर है, दूसरे भाई का दूसरे कोने पे है, तीसरे भाई का तीसरे कोने पे है, तो चकबंदी की अभी दूर दूर तक कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जी। और फिर तीसरी सर। जो सबसे हाँ। बड़ी दिक्कत है कि जंगली जानवरों ने बड़ा परेशान कर दिया है। चौथा है, अगर जी। उत्पादन कर भी दिया फिर बेचे कहां पर। उनके लिए कभी आपके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस आता है कि वहां किस तरह से हम काम कर सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ब्लैक राइस है ना सर, अगर इसको हमारे उत्तराखंड के किसान करना शुरू कर दें ब्लैक राइस, और ये बिना पानी के भी हो जाता सर, इसको हम उपराड़ी जिसे कहते नहीं, खाली छिटका मार के, जरूरी नहीं कि पानी में बोना, तो पहाड़ के लिए वरदान साबित होगा। और मैंने 2 साल पहले एक ऐसी भी पद्धति का इजाद किया था जिसमें हम बिना पानी के भी उतना ही धान पैदा कर सकते हैं जितना पानी से कर सकते हैं। उसको भी मैं यहाँ पर लाया था, लेकिन नहीं कर पाए लोग बाग उसे। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो पहाड़ है ना, मैं हल्द्वानी जरूर रहता हूँ, मैं भाबड़ी क्षेत्र का किसान जरूर हूँ, लेकिन जो मेरी आत्मा है ये हमेशा उन पहाड़ के किसानों पर अटकी रहती है जो रात और दिन हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद हमारे उत्तराखंड के वजूद को बनाए हुए हैं, किसान के वजूद को उन्होंने बना रखा है। मैं उनको सलाम करता हूँ। तो उन किसानों के लिए मेरे दिल में हमेशा बात रहती है। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये बात मैंने, एक बहुत बड़ा सेमिनार था राजस्थान में, तो वहां भी मैंने संबोधन किया था मोदी जी के लिए कि मोदी जी अगर जैविक खेती को इतने आगे लाना चाह रहे तो ये संदेश उन तक पहुंचना चाहिए। तो संदेश मेरा ये था सर, आज जैविक खेती का मार्केट, जैविक खेती की बाजार, जैविक खेती की मंडी वाली बात आती है, और किसान कहता है मैं पैदा करके क्या करूं, तो खरीदार कोई नहीं है। तो आपने कभी ख्याल किया होगा कि हमारे सेनाओं से कभी कभी बहुत अधिकारी लोग और सेना के सिपाही अधिकारी, मतलब जो भी हैं, कई बार छोटी छोटी उम्र में मेडिकली अनफिट होके घर वापस आ रहे हैं, रिटायरमेंट लेके आ रहे हैं ना सर। बिल्कुल। तो अब आप जानते हैं कि हमारी सेनाओं में जो रसद जाती है वो कहां से जाती है? जिन राज्यों में बहुत अधिक पैदावार होती है वहीं से तो जाती है, उत्तराखंड से नहीं जाती है। तो पंजाब और हरियाणा की रसद जो बिल्कुल जहरीले हो चुके हैं, जहाँ की जमीनें, वहां की रसद अगर हमारी सीमाओं तक पहुंचेगी, वहां पे हमारा जो, हमारे लिए जो अपनी जान हथेली में लेकर वहां बैठा है, वो शुद्ध अनाज उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये सोच मेरी है सर, वहां तक पहुंच दीजिए। तो क्यों ना हम अपने किसानों के, किसी भी किसानों के अनाज को मार्केटिंग के रूप में, सेना के लिए रसद के रूप में वहां तक पहुंचाने का जिस दिन हमारा एक प्रयास होगा, तो हमारे देखिए, शुद्ध भोजन खाने के बाद वापस नहीं आएंगे। सेना के एक अधिकारी तैयार करने में सरकार का बहुत बड़ा, मेरा मानना है कि पीएससी वाले हैं, तो जो भी है, पुलिस है, सब कुछ है, तो इन तक जो रसद पहुंचती है वो शुद्ध होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपका मेहरा साहब बहुत ही नोबल थॉट है कि हम लोगों की थाली में शुद्ध भोजन परोसे। ये मेरे द्वारा जो आज ये थोड़ा सा अच्छा थॉट है। अनिल पांडे जी मेरे साथ जुड़े हैं क्या? अनिल जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही सर। ये बताइए कि जब आप जैविक खेती का ज्ञान देने के लिए या अवेयरनेस फैलाने के लिए या जैविक खेती के फायदे को लेकर बताने लोगों पे जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूं हमारी युवा जनरेशन में किस तरह का उसका असर है? युवाओं में तो काफी दिलचस्पी है आजकल, पहले से तो पूर्वज जी या हमारे जो पुराने लोग वही खेती कर रहे थे। जब से अब ये थोड़ा पलायन आया है तो बहुत से युवा साथी मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे से नंबर में बात भी करते हैं। अभी मैंने 2 युवाओं को अभी उनको लीज पे जमीन दे के अभी ऑर्गेनिक दूध पे काम कर रहे हैं। वो तो 28 बीघा जमीन ली है उन्होंने और ऑर्गेनिक मिल्क पे काम कर रहे हैं। लगभग 60 रुपए लीटर उनका मिल्क बिक रहा है, हल्द्वानी शहर में बिक रहा है। और अन्य भी अब युवा बहुत से जुड़े हैं नए। थोड़ा ये ऑर्गेनिक मिल्क के बारे में बताइए। ऑर्गेनिक मिल्क कैसे, मतलब ऑर्गेनिक मिल्क के बारे में थोड़ा सा बताइए ना सर। ऑर्गेनिक मिल्क में एक तो उन्होंने देसी गाय रखी है साहिवाल,
साहिवाल और जर्सी मिक्स इन्होंने ब्रीड रखी है। और उसके बाद जो भी वो अपनी जमीन में बिल्कुल भी कोई रासायनिक या एनपीके डीएपी इस तरह की कोई खाद नहीं डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं। और कुछ जो सागारी का इफ्को की कुछ खादें जैविक में आ रही हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। और पूर्णतः जो भी भूसा अपने खेत का ही प्रयोग कर रहे हैं। और जो घास उगा रहे हैं उसको भी उसको कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे हैं। तो ऑर्गेनिक मिल्क अब ये सर्टिफिकेशन में तो नहीं आया है उनका, लेकिन पूरे विश्वास है उनको। और उनको इतनी आपूर्ति नहीं कर पा रहे कि शहर में इतनी ज्यादा डिमांड है, वो आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे अभी 10 गायों से स्टार्ट किया उन्होंने। वाह। उनका लक्ष्य है कि 50-100 गाय तक ले जाने का उनका लक्ष्य है। और 2 युवा डिमांड हैं, है। दोनों एमबीए और मैं आपको बताऊं कि इस उत्तराखंड में जैविक उत्पाद की डिमांड है। हमें लोगों को अवेयर करना होगा, हमें लोगों को समझाना होगा कि हमारे यहाँ कहा गया पहला सुख निरोगी काया, यानी और दूसरा सुख घर में हो माया, यानी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से ज़्यादा आपकी हेल्थ सिक्योरिटी है। आपकी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए साफ सुथरा भोजन बहुत ही नितांत आवश्यक है। और साफ सुथरे भोजन के लिए किसान साफ सुथरा पैदा करे, यानी जैविक उत्पाद आपकी थाली में परोसे जाएं या हो, इसका भी आपको ध्यान में रखना होगा। और जिस दिन आपकी थाली में जैविक उत्पाद होंगे, जैविक भोजन होगा, उस दिन न जाने कितनी बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। इसलिए बहुत जरूरी है आने वाले समय में हमें जैविक उत्पाद यानी एक जैविक उपभोक्ता बनना होगा। हम जैविक किसान बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जैविक किसान जो बनेंगे वो हमारे लिए उत्पादन करेंगे। इसलिए हमारा जैविक उपभोक्ता बनना भी उतना ही ज़रूरी है। अब मेहरा साहब, मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात में आता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पॉलिसी सपोर्ट कर सकती है, आपको थोड़ा बहुत जानकारी प्रोवाइड करा सकती है, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है, लेकिन ग्राउंड में उसे किसानों को ही उतारना होता है। और खासकर जो हमारी नई आबादी मतलब नई जनरेशन है, ये जनरेशन कितना भरोसा जगाती है। बिल्कुल आपने मेहरा साहब जी 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 जी, मैं बताऊं आपको ना, मेरा अगर इस देश में कृषि में कोई परिवर्तन आएगा या जैविक खेती में कोई परिवर्तन आएगा, उसका सूत्रधार हमारा युवा ही होगा सर। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अब बहुत से युवा, जैसे अभी अनिल जी ने बताया कि दूध की डेयरी का काम कर रहे हैं, इस तरीके के बहुत से युवा, उनका रुझान इस ओर आ रहा है। तो निश्चित रूप से एकदम बदलने वाला है। ये जो कोरोना का एक काल हमारे बीच में आया है, ये इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी आने वाला है। और मैं आप बताना चाहूंगा कि आज बहुत एक युवा अभी जर्मनी से आया है, वो मेरे साथ मिलकर काम करना चाह रहा है, लगातार 1 साल से मेरे संपर्क में आया हुआ है, और वो वहां की नौकरी छोड़ के आ गया था और यहीं का रहने वाला है हमारे उत्तराखंड का। तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं वो, बल्कि मैं आपसे मिलाऊंगा, कभी मैं उससे भी मिलाऊंगा, उसकी क्या सोच है, क्या सोच को लेके वो आगे आ रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा भी दिलाना चाहता हूँ। अब हम तो काफी एज में ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं, और मेरा हमेशा अपने से हर किसान को मैं मेरा साहब, मैं जो उत्तराखंड के लिए सोचता हूं, या मेरी जो टीम सोचती है, देवभूमि डायलॉग की टीम, वो यही सोचती है कि हम जैसे आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, दूसरा व्यक्ति तीसरे के लिए प्रेरणा बन जाए, और ये कलेक्टिव सकारात्मकता की अप्रोच पूरे उत्तराखंड में इस तरह से बहे कि हमारा उत्तराखंड आत्मनिर्भर भी बने, हमारा उत्तराखंड खुशहाल भी बने, हमारा उत्तराखंड आगे भी बढ़े, और हमारा उत्तराखंड पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल स्टेट के तौर पे उभर कर आए। यही सोच को ध्यान में रखकर हमने ये देवभूमि डायलॉग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। और सच बताऊं तो आप जैसे लोग जब इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हमें एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा मिलती है, हमारी सोच में एक नयापन आता है। आपने आज हमें एक नई सोच दी कि जिस तरह से फैमिली डॉक्टर होता है, उसी तरह से एक फैमिली फार्मर होना चाहिए। तो मैं उत्तराखंड के लोगों से कहता हूं कि अब समय आ गया है कि आप अपना फैमिली फार्मर तय करिए। वो फैमिली फार्मर आपके लिए जैविक उत्पाद लेके आएगा, आपको शुद्ध भोजन आपकी थाली पे मुहैया कराएगा, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। और यकीन मानिए, वो फैमिली डॉक्टर को भूल जाएगी अगर आपने फैमिली फार्मर रख लिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा मेहरा साहब? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात जी। एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, इससे गवर्नमेंट का रोल आप किस तरह से देखते हैं, सरकार की भूमिका? जी सर,
मेरा जो मानना है, मैं किस पे अंगुली किसी पे नहीं लगाना चाहूंगा ना सर। मुझे लगता है मेरा कि जो मानना है जी मेहरा जी साहब, ये ना एक दूसरे पे छींटा कसी करना, एक दूसरे पे नहीं नहीं कमियां नहीं बिल्कुल निकालना, ये बिल्कुल बंद हो जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल अगर कोई काम बिल्कुल कर रहा बंद है, होना उसकी चाहिए। जितनी अच्छाइयां आप ले लीजिए उससे बस। बिल्कुल। हम लोग ये मैं झगड़े में एक चीज फंसे कहना रहते हैं कि चाहूंगा सर इसने ना, ये कमी की, वो कमी मैं की, उससे बहुत मैं नुकसान हो गया। आपके जी 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 मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूंगा। जिस देश के प्रधानमंत्री इतने किसानों के प्रति और जैविक खेती के प्रति इतना बहुत बड़ी सोच रखने वाला प्रधानमंत्री अगर हमारे पास है, तो काम करने के लिए जिन अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन्हें उसी ईमानदारी और लगन से काम करना होगा, और जरूर हम आगे बढ़ेंगे। और एक बात और बताऊं, किसी भी किसान को मैं बता रहा हूं, जैविक खेती में चालाक और चतुर किसान के लिए कोई जगह नहीं होगी। जो बहुत ज्यादा चालाकी करेगा ना सर, वो कभी सफल किसान नहीं हो सकता है। इसमें ईमानदारी, लगन और मतलब बहुत निष्ठा से काम करना होगा। हम आगे आएंगे। जैविक खेती के नाम पर आजकल क्या नहीं हो रहा सर, मैं आपको बताऊं। एक किसान को अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन आज ऐसे ऐसे लोग जैविक के प्रमाण पत्र लेके हमारे उत्तराखंड में घूम रहे हैं और उनके उत्पादों को यहाँ से उठाकर महानगरों में बेच रहे हैं। गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं ठीक बात है। ना? तो अगर हमारा ही किसान सीधे अपने माल को बेचेगा, तो आखिर पैसा हमारे किसान के पास ही रहेगा ना। नहीं, लेकिन मेहरा साहब, तो मैं ये पांडे जी के पास भी आऊंगा। ये तब होगा जब हम कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल लैंड साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटी छोटी खेत जी है हमारे पास। अगर हम कलेक्टिव जी जी फार्मिंग जी करेंगे, क्वांटिटी के बेस्ड फार्मिंग करेंगे, बड़े वॉल्यूम में फार्मिंग करेंगे, वन विलेज वन फार्म या वन ब्लॉक वन फार्म, इस तरह की सोच से आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल तो हम ज्यादा कामयाब हो जी सकते हैं। बिल्कुल होंगे सर जी। ओके पांडे साहब, गवर्नमेंट किस तरह से भूमिका में है उत्तराखंड की, अगर हम बात करें तो? सर, गवर्नमेंट ने अच्छे एक योजना चलाई है, परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई है और राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाएं चलाई हैं। इसमें किसानों को बहुत से ट्रेनिंग्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और बहुत सी उनको कृषि उपकरण दिए गए हैं, पंप दिए गए हैं और निश्चित ही उनका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए किसानों को अभी और आवश्यकता है, क्योंकि किसान तो देख के सीखता है, पढ़ के सीखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए और भी उसमें काम करने की आवश्यकता है। यानी और आप कह एक रहे बात और खेत पे कहना चाहूंगा कि एक्सपेरिमेंट हो, खेत पे एक्सपेरिमेंट हो, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, खेत पे सर, वो एक चीज एक्सपेरिमेंट हो, और यानी याद प्रयोग जितने भी हो एक चीज खेत याद में आ हो। रही एक चीज याद आ रही सर, एक चीज याद आ रही सर। हाँ मेहरा जी बताइए। आवाज मेरे को याद ही आ रहा है ना सर। आजकल हम जब राजस्थान में गए थे, तो मेरे को वहां पे एक चीज इतनी अच्छी लगी। वहां पर उन्होंने क्या किया कि जैसे आमतौर पे बैठक मीटिंग, आप तो हम इसमें वेबिनार के माध्यम से या इन माध्यम से जुड़े हैं। पहले होता क्या था, हमारी ट्रेनिंग मीटिंग वगैरह वगैरह दूर हुआ करती थी। तो राजस्थान सरकार ने एक नया काम कर दिया है कि जो प्रगतिशील किसान हो या कोई भी किसान हो, उसके खेत में ही अधिकारी लोग जाएंगे। उसको पूरा मतलब ये समझिए, उस दिन जलपान वगैरह, भोजन वगैरह का जो भी पैसा उनको पेमेंट देना होता था, वो किसान को देंगे। किसान के फार्म में ही सारा कार्यक्रम होगा। तो मेरे को इतना अच्छा लगा सर उनका ये वाला जो पैटर्न था, बहुत ही बेहतरीन लगा। कि क्योंकि किसान जो बहुत अच्छा अनुभवी किसान है, वो वही ट्रेनिंग दे रहा है, उसमें अधिकारी भी है, वो ट्रेनिंग दे रहा है। वहाँ सारे किसान आ रहे हैं। उस दिन का भोजन व्यवस्था में जितना जैसे पेमेंट देनी पड़ती है ना सर, वो पेमेंट कहीं ना देकर उस किसान को दी जा रही है। यानी कि किसान को आर्थिक लाभ भी पहुंचाए, मतलब एक प्रकार से उसकी रोजी रोटी भी जुड़ी। तो बहुत ही बेहतरीन मेरे को लगा। इस तरीके का भी होना चाहिए कि जब हम फील्ड में जाते हैं, विजिट होनी चाहिए ना सर। हाँ, उन आप विजिटों मुझसे में कह रहे थे कि वो आखिरी में आप कुछ कहना चाहते हैं, आप जरा बता दीजिए उस बात को। जी, अब कार्यक्रम खत्म होने को जा रहा है क्या? जी इतना बेहतरीन कार्यक्रम जिसमें आज बहुत कुछ कहने का मौका था, नहीं कह पाए कभी नहीं, दोबारा। मैं आऊंगा आपके पास मेहरा साहब, मैं आपके और जी पांडे जी दोनों जी के जी पास आऊंगा। मैं आपका फार्म भी जी विजिट करूंगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज जी भी जी अगर लोग देखते हैं उससे भी वो बहुत प्रेरित होते हैं। और जी मैं तो जी जी चाहता ही हूं कि देवभूमि उत्तराखंड की सेवा हम किसी भी रूप में कर पाएं, किसी भी रूप में जी हम अपने लोगों की मदद कर पाएं। हमारा पहला जी और अंतिम उद्देश्य एक ही है, हमारा राज्य किसी भी कीमत पे आगे बढ़ना चाहिए। ये राज्य दुनिया के लिए एक बिल्कुल मॉडल बनना चाहिए। और जिस दिन हम उत्तराखंडी मिलकर ये सपने को पूरा कर लेंगे, उस दिन हर कोई उत्तराखंड का नाम ले रहा होगा और हम सब उत्तराखंडियों के लिए गौरव का पल होगा। मेहरा साहब जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल सही बात की। जो मेरा अंतिम सवाल था सर ना, वो बहुत जल्दबाजी में मैं उस सवाल को आपके सामने पहले रह चुका हूँ। वो मेरा सेना वाला सवाल था। हाँ, मैं आपका ये कहना था कि भाई सेना की थाली में भी अगर हम शुद्ध खाना परोस दें तो वो जी आपको संतोष भी देगा और आनंद भी देगा।
देगा और हमारे मतलब एक समस्या का समाधान हो जाएगा। जो मार्केट हमारा नहीं है ना सर, वो मार्केट हमारे पास पैदा होगा, क्योंकि वो सारा मैं आपकी बात समझ गया। आपने बहुत अच्छी सोच रखी है कि साहब बल्क डिमांड जिसको हम कहते हैं, आप बल्क सप्लाई करने को तैयार है और सेना की ओर से एक बल्क डिमांड हो सकती है। जी जी, और ये सारा काम हम नहीं करेंगे सर, ये काम मतलब ये मतलब सरकार के ये तो ऊपर देश भर के लोगों को करना कितना- पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देश भर के लोगों को। और अभी मैं बड़ी खुशी की बात बताऊं, झारखंड और ये जो छत्तीसगढ़ है, ये जैविक खेती में बहुत तेजी से प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं सर, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। और ये बहुत जो अच्छा लगा आपके साथ। पांडे जी, आपने जो परंपरागत कृषि योजना की बात की है, इसका कितना आप जमीन पे इम्प्लीमेंट होते देख रहे हैं? सर, जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ पे भी परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही है। उसके तहत एक यूनिट भी यहाँ लगाई गई है, जो प्रोसेसिंग यूनिट मैं पहले बता रहा था। ऑयल की यूनिट है और मसाले यूनिट है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो जिस प्रकार भी ये क्लस्टर बनाए गए हैं, वहाँ पर सामूहिक खेती की जाए, 1 या 2 क्रॉप पे ही की जाए, और उससे ही हमारे जो बाहर के व्यापारी आएंगे, जब उनको बल्क में माल मिलेगा तो वो ही खरीदने के लिए आएंगे। और साथ साथ अगर हम वैल्यू एडिशन करके अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उससे नीचे थी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी किसानों के लिए। तो वैल्यू एडिशन पे भी अगर कुछ किसान भाई, कोई युवा किसान अगर काम करें तो निश्चित ही आप देखिए, उससे आप आलू आय पे वैल्यू में एडिशन कर सकते बढ़ोतरी हैं, होगी। आप क्या कहते हैं, टमाटर पे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, आप मिल्क पे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। यानी जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके आप वैल्यू एडिट कर सकते हैं। जी सर, हमारे वहाँ महिला समूह का गठन किया गया है। 4-5 महिला समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ियों पे काम हो रहा है, टमाटर की बड़ी और बहुत सारी मिक्स, जितनी प्रकार 5-6 प्रकार की बड़ियाँ होती है, बड़ियाँ हो रही हैं। और मल्टीग्रेन आटे पे काम हो रहा है, और सौंठ बनाने का काम भी कर रहे हैं। अदरक का सौंठ काफ़ी पॉपुलर हो गया, काफ़ी लोग ले रहे हैं। और इस प्रकार अगर और भी काम किए जाएँ, वैल्यू एडिशन, अगर दूध का वैल्यू एडिशन करके अगर दूध का पनीर और चीज़ें की जाए तो उससे भी निश्चित ही, क्योंकि शुद्ध चीज़ लेने वाले बहुत हैं, लेकिन बनाने वाले बहुत कम हैं। चलिए, तो अगर इस आपका प्रकार मैं के आप काम दोनों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आपसे वादा करता हूं कि देवभूमि डायलॉग की टीम आपके खेत में आपके साथ दुनिया को आपके अनुभव दिखाने के लिए जरूर पहुंचेगी। और साथ ही साथ जो 2 महत्वपूर्ण बातें आज इस चर्चा से निकल कर आई हैं, वो ये हैं कि पहला, एक जैविक उत्पादक किसान अगर सामने आ रहा है तो हमें भी जैविक उपभोक्ता बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम फैमिली डॉक्टर रख सकते हैं तो अब समय आ गया है हम फैमिली फार्मर की भी तलाश करें जो हमें शुद्ध खान पान परोसे। और तीसरा, हम बड़े पैमाने पे जो हमारे सेना के लोग हैं उनको शुद्ध जैविक खान पान दिला पाएं। ऐसी सोच के साथ देश भर का किसान काम करे और सरकार उसमें मदद करे तो यकीन मानिए आने वाले समय में हम जैविक खेती की क्रांति, जैसे फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसी तरह से फर्स्ट ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन इस देश में लाया जा सकता है। और इस देश के किसान और इस देश के युवा इस काम को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग की इस खास पेशकश को देखने के लिए। पांडे साहब, मेहरा साहब, आपको बारंबार प्रणाम है। आप इसी तरह से अपने काम को आगे बढ़ाइए, फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।